गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 10th of May 2022 और डे है ट्यूसडे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो डेली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं, तो अभी क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का जो हिमाचल प्रदेश में जो टेस्ट होने वाला है फिर से, क्योंकि वो रद्द हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग वैसे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही हैं, तो क्यों ना अब जो पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के, उनको क्यों ना डिस्कस किया जाए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो वैसे भी हम लोग कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस डेली करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उनको वही देखें जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, कई सारे एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 10 से लेकर के 70 तक टोटल 7 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो हर किसी एग्ज़ाम में बनते हैं, और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड भी आपको पेपर में आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर देखिए कि आपको कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलोड़ी दर्रा किस जिले में है। ठीक है, हम लोग इसको अपनी, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ तो इसको जलोड़ी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जलोड़ी। ठीक है, तो जलोड़ी जोत भी इसको बोलते हैं, जलोड़ी दर्रा भी इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो ये कुल्लू में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कुल्लू में पड़ता है। अगर आप इस साइड कहीं गए हो, तो अगर आप सिरोलसर झील गए हो तो आपको यहाँ पे जलोड़ी जोत से 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे सिरोलसर झील है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक चिड़िया होती है, 2-3 चिड़िया होती है, वो वहाँ पे झील की सफाई करती है। मतलब कि जो भी उनको कूड़ा करकट दिखता है वहाँ पे, उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह पे रखती है। और मैं भी वहाँ पे गया था, तो बिल्कुल मैंने वहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई वहाँ पे देखी। ठीक है, तो जलोड़ी दर्रा कहाँ पर पड़ता है? कुल्लू में पड़ता है। तो और भी कई सारे दर्रे हैं, जैसे कि आपको रोहतांग दर्रे के बारे में पूछा जा सकता है। रोहतांग टनल, जिसको कि अटल टनल भी बोला गया है अब। तो रोहतांग टनल कहाँ पे है, तो ये भी कुल्लू में है। कुल्लू लाहौल के बीच में इसको बोला जा सकता है। अब एक और पूछा जाता है बारालाचा दर्रा, तो इसको भी आप याद देखिए। बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में है। और एक कुंजुम दर्रा भी पूछा जाता है। कुंजुम दर्रा भी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, इनकी समुद्र तल से आप ऊंचाई याद रख सकते हैं। अगर रोहतांग दर्रे की बात करें तो 3700 के आसपास अप्रोक्सीमेट आप इसकी याद रख सकते हैं। अगर हम इस जलोड़ी की बात करें तो इसका 3100 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। एक पिन पार्वती भी कई बार पूछा जा चुका है। पिन पार्वती कुल्लू और स्पीति के बीच में है। ठीक है, दर्रा तो आपको पता है कि क्या होता है। तो एक और भीम सूत्री पूछा जाता है, तो ये कांगड़ा और चंबा के बीच में। ऐसे कई सारे जैसे हमटा भी कई बार पूछा जा चुका है। हमटा दर्रा, हमटा पास, तो ये कुल्लू और स्पीति। एक साच भी पूछा जाता है, चंबा और पांगी। ठीक है, साच दर्रा किस किस के बीच में है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। मतलब कि दर्रे से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके, देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन क्वेश्चन के आंसर भी साथ में लिखे हैं। देखिए कुल्लू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे लिखा है कि टेराकोटा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा चीन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी सेकंड है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। चीन में टेराकोटा संग्रहालय है। टेराकोटा का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जैसे मिट्टी की कलाकारी, मिट्टी के भी बनाते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ें होगी, जैसे घड़े हो गए, मिट्टी की कलाकृति होती है, मिट्टी के जैसे पुतले बना दिए। देखिए क्या होता था उस टाइम की बात है, मतलब बहुत पुरानी। अभी तो देखिए यूपी में एक गोरखपुर में एक संग्रहालय है, जिसको कि ऐसा टेराकोटा संग्रहालय है। टेराकोटा है गोरखपुर में। ठीक है, संग्रहालय नहीं बोल सकते इसको। तो वहाँ पे उसको जीआई टैग मिल गया है।
ठीक है। देखिए चाइना में क्या होता था कि पहले जो वो बहुत पुरानी बात है कि टेराकोटा वॉरियर्स के नाम से जो वॉरियर क्या होते हैं देखिए, पहले क्या होता था कि किसान ये कैसे पता चला टेराकोटा वॉरियर्स का चाइना में, ठीक है। तो टेराकोटा जो वॉरियर्स थे इनका पता चला क्योंकि किसान जो वो कुएं की खुदाई कर रहे थे। तो कुएं की खुदाई कर रहे थे तो कुछ जो भी पुरातत्व विशेषज्ञ थे उनको जो वो कुछ पुतले मिले। अब वो जो पुतले मिले वो उनसे पता चला कि यहाँ पे जो वो टेराकोटा था, ठीक है। तो पहले जो वो क्या होता था कि जैसे पता है आपको कि पुनर्जीवन में जो वो विश्वास रखते थे लोग, ठीक है। बहुत पुरानी बातें हैं, 2000 साल पहले की बातें हैं। तो राजा जब राजा या कोई बड़ा आदमी जो वो मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसके साथ उसके जो सेवक थे उनको भी जो वो जला दिया जाता था। जैसे जलाया नहीं, दफना दिया जाता था। जैसे हमारे भारत में भी जो वो सती प्रथा थी, तो जो भी पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी साथ में जो वो जला दिया जाता था। तो कुछ इस तरह से जो वो कई सारे ऐसे जो वो पुनर्जीवन में विश्वास रखना, ऐसे कई सारे जो वो यहाँ पे चलते थे ऐसे काम, ठीक है। तो क्या होता था कि उसका जो फिर लोगों ने जो वो विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध तो होगा ही क्योंकि ऐसा अगर राजा मर गया, कोई बड़ा आदमी मर गया, तो उसके साथ औरों और उसके सेवकों को भी जो वो दफना दिया जाए तो ये तो बुरी बात होगी, विरोध होगा ही। लोगों ने इसका विरोध किया। फिर उसके बाद जो वो एक प्रथा चल पड़ी कि वहाँ पे जो वो मतलब कि उनके पुतले बना करके साथ में जो वो दफना दिया जाएगा, ठीक है। अब जो सेवक थे उनको नहीं दिया जाएगा। राजा मरेगा तो उसके साथ जो वो कुछ पुतले बनाएंगे, उसको जो वो दफना दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से जो टेराकोटा वॉरियर्स के जो पुतले मिले, तो इसका जो संग्रहालय है वो जो वो कहाँ पे है, चाइना में है, चीन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक का आंदोलन। ये भी वेरी इंटरेस्टिंग आंदोलन है, कुक का आंदोलन। ये जो वो कहाँ पे हुआ था, पंजाब में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो वो क्या हुआ, जैसे सिख धर्म होता है, हर एक धर्म में जो वो सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो सिख धर्म में भी सुधार करने के लिए जो वो एक कुक आंदोलन हुआ। इसको जो वो नामधारी आंदोलन भी बोलते हैं। मैं बताऊंगा कि नामधारी आंदोलन जो वो इसको क्यों बोलते हैं। ये लगभग 1872 की बात है। ब्रिटिशों के खिलाफ जो वो इन्होंने आंदोलन कर दिया था, ठीक है। और सिख धर्म के जो वो सबसे पहले गुरु नानक देव हैं, 10वें गुरु जो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह है, और 11वें गुरु जो वो कोई नहीं है, बल्कि कई सारे लोग जो वो मानते हैं, लेकिन गुरु तो नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है उसको ही जो वो 11वें जो भी अगले जो भी फ्यूचर में जो गुरु होंगे वो उसको ही माना गया है। लेकिन कुछ लोग जो वो 2-3 ऐसे बंदे हैं जिनको जो वो माना गया है गुरु भी, उनको 11वां 12वां ऐसे मानते हैं कुछ लोग। लेकिन ऐसा कोई सिख धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। सिख धर्म में जो वो 11वें गुरु को जो वो किसको माना गया है, गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है उसको ही माना गया है। तो 10वें गुरु को आप याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह, और पहले तो आपको पता ही होना चाहिए गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म का जो वो शुरुआत की। तो ये जो कुक्का आंदोलन था, या इसको जो वो नामधारी मूवमेंट जो वो क्यों बोलते हैं, इसके मेन जो लीडर थे वो थे बाबा राम सिंह, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो वो नामधारी इसको क्यों बोला जाए, देखिए उनकी जो वो अपना एक विचार थे, ठीक है। जो भी मतलब कि जैसे मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं थी, मतलब कि ऐसा बोलते थे वो, उनके ऐसे विचार थे कि मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर का नाम जपना है हमने बस, ठीक है। तो ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर का नाम जपना है। तो ईश्वर का नाम जपना है, तो नाम जपने से जो वो मतलब कि नाम जपने से, देखिए नामधारी से पता चला, मतलब कि नाम धारण कर लिया, नाम ही जपना है, तो इसलिए जो उनका नाम नामधारी पड़ गया, ठीक है। तो और कुक्का जो वो क्या होते थे, कुक्का एक प्रकार से जो वो जैसे जो गुरुवाणी होती है, ठीक है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरुवाणी लिखी गई है, ठीक है, तो उसको जो वो बहुत तीखी तेज वाणी में बोलते हैं, तो उनको जो वो कुक्का बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो उन्होंने फिर आंदोलन किया ब्रिटिशों के खिलाफ। वो जो बिल्कुल ऐसा होता था कि उस टाइम की मतलब कि वाइट कपड़े ही पहनते थे, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने जो वो ब्रिटिशों का विरोध किया, तो वो जो अपने वाइट कपड़े ही पहनेंगे, ब्रिटिशों के खिलाफ जो वो उन्होंने मतलब कि एक विरोध करना शुरू कर दिया, तो उसको ही जो वो कुका आंदोलन या नामधारी आंदोलन जो वो इसको बोला जाता था। कब हुआ था, 1872 के आसपास की ये बात है। तो ये पंजाब में हुआ था, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड भी कई सारे जो आप ऐसे याद रख सकते हैं आंदोलन। यहाँ पे क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है शायद। यहाँ पे क्वेश्चन था देश, मतलब कि कैसा देश, नदियों का देश था, यस। नदियों का देश जो वो किसको कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है।
बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां हैं। अगर बात करें कि कितनी नदियां हैं, तो 700 के आसपास जो अप्रोक्सीमेट वहाँ पे नदियां हैं। आप बोलेंगे कि हमारे भारत तो बांग्लादेश से भी बड़ा है, तो भारत में कम ही नदियां है क्या? तो भारत में भी बहुत नदियां है, लेकिन ज़्यादा बांग्लादेश में है। भारत में जो वो 400 के आसपास हुआ अप्रोक्सीमेट, आप याद रख सकते हैं कि भारत में 400 के आसपास है। और आपको पता ही है कि भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है, और सबसे चौड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा है। इसको आप याद रखिए, ऐसे जो वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। भारत की तो मैंने आपको बता दी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। हिमाचल की अभी पीछे जो वो क्वेश्चन आया था कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी तो सतलुज है, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो वो कौन हो जाएगी, चिनाब होगी। ठीक है, जो जल घनत्व के हिसाब से होगी, मतलब चौड़ी है बहुत ज़्यादा, जल किस में है ज़्यादा। ठीक है, तो वो जो वो वहाँ पे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी, वहाँ पे जो वो चिनाब नदी हो जाएगी। तो इसको भी आप याद रखिए। सिंधु नदी भी जो वो बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, भारत की। भारत की तो नहीं, निकल तो कहीं और से रही है, लेकिन भारत की पूछा जाए तो इसका मतलब है कि भारत से जो वो उसका ओरिजिन हो रहा है, तो भारत की हुई। अगर भारत में पूछा जाए या भारत में जो भी नदियां हैं उनसे पूछा जाए तो जो वो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी। अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी, पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। तो इसको भी आप याद रखिए। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जो अफ्रीका में जो वो बहती है, इसकी जो लंबाई है लगभग 6650 के आसपास है। ठीक है, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें किसी मतलब भारत की जो वो सबसे भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ किस राज्य में है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। और मध्य प्रदेश में अगर नदियाँ ज़्यादा है, तो अगर बात करें सबसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की, ठीक है, तो नर्मदा जो वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे सॉरी, नदियों का देश। नदियों का देश या नदियों की भूमि, बात एक ही है, नदियों की भूमि भी आप इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी फिर से वैसे ही यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप जो वो शायद पूछा गया है, सबसे बड़ा द्वीप द्वीप। ठीक है, तो ये जो वो पानी की बात नहीं हो रही है, ये जो वो किसकी बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है। ठीक है, मतलब जो चारों ओर से जो पानी से घिरा हुआ है, वैसे द्वीप को सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड जो वो यहाँ पे है। ग्रीनलैंड जो वो बहुत बड़ा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो अंडमान निकोबार जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार जो सबसे बड़ा है भारत का, अगर पूछा जाए। अगर सबसे छोटा पूछा जाए भारत में तो लक्षद्वीप है। ठीक है, कौन सा है, लक्षद्वीप जो सबसे छोटा है। तो उसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो बेकाल है, चिल्का है, कैस्पियन है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे गहरी झील जो वो पूछी गई थी, सबसे गहरी झील जो वो कौन सी है। तो सबसे गहरी झील जो वो कौन सी है, बेकाल झील जो वो सबसे गहरी झील है। ठीक है, जो कि रूस में है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। कहाँ पे है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो वो ये है। अगर हम बात करें यहाँ पे चिल्का की, तो चिल्का की अभी हमने जो वो पिछले ही अभी 2-3 दिन पहले जो वो डिस्कस किया था। चिल्का झील जो वो उड़ीसा में है, और एक ऐसी झील है जो जिसको जो लगून बोला जाता है। लगून का मतलब समझिए कि जैसे यहाँ पे जो वो इस साइड जो वो बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से एक साइड से पानी गया, और यहाँ पे जो वो इस तरह से जो वो झील बन गई। तो ये खारे पानी की झील है, याद रखिए, खारे पानी की बड़ी झील है एक। तो ये जो वो क्या होता है कि ऐसी झील बन चुकी है जो समुद्र से जो वो अपनी थोड़ी सी एक साइड की बाउंड्री जो वो शेयर करती है, और यहाँ पे झील बन चुकी है बहुत बड़ी। तो चिल्का झील एक खारे पानी की झील है, जो कि जैसे ऐसी जो वो समुद्र के साथ जो वो सटी हुई झील जो होती है, उसको जो वो लगून बोलते हैं। मतलब कि वो एक साइड से समुद्र से घिरी होगी, याद रखिए ऐसे। तो ये चिल्का झील जो वो भारत की खारे पानी की बड़ी झील है। ठीक है, तो सबसे अगर हम बात करें सबसे बड़ी झील जो वो कौन सी है, ताजे पानी की। अब ताजे पानी की बात करते हैं, तो ताजे पानी की अगर बात करें सबसे बड़ी, अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो लेक सुपीरियर, आप याद रखिए, लेक सुपीरियर, जो कि अमेरिका में है। कहाँ पे है, अमेरिका में है। अगर हम अच्छा, ये जो हमने चिल्का की बात की है, जो वो सबसे लंबी तटीय लगून झील भी है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकाल झील। सबसे गहरी की बात हो रही है तो बेकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो वो आपको पता ही है कि भारत और चीन के बीच में है। चीन जहाँ की अरुणाचल प्रदेश भी आता है और तिब्बत भी आता है। ठीक है, तो इन अरुणाचल प्रदेश से या तिब्बत से जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, बाउंड्री शेयर करती हुई जो लाइन है, उसको जो वो
मैकमोहन रेखा जो वो बोलते हैं, मतलब कि भारत और चाइना के बीच में, ऐसे आप इसको याद रखते हैं। कब जो वो ये बनाई गई थी, तो 1913 या 1914 के आसपास जो वो, मतलब कि 1913-14 के बीच में जो वो ये बनाई गई थी। तो जब शिमला में जो वो एक समझौता हुआ और उसके जो ब्रिटिश था, जिसके नाम पर जो वो ये नाम पड़ा मैकमोहन, तो उसका नाम था सर हेनरी। इसको आप याद रख सकते हैं, सर हेनरी मैकमोहन, जो वो आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो अफगानिस्तान के बीच में जो वो हमारा जो पीओके है वो लगता है वैसे। तो जो बाल्टिस्तान है, ठीक है, तो वो जो वो बाल्टिस्तान जो है वो वाला पार्ट लगता है। तो ये जो वो कम ही है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लगभग 106 या 100 किलोमीटर के आसपास जो वो इसको आप याद रखते हैं। बस इतनी सी जो वो ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। देखिए पीओके हमारा है, इसलिए जो वो हम लोग मानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के साथ जो वो सीमा शेयर करता है, ठीक है। तो 106 किलोमीटर, तो इसको बोलते हैं डूरंट, ठीक है, ड्यूरंट रेखा जो इसको बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में तो आपको पता ही है कि रेड क्लिफ लाइन है, जो कि लगभग जो वो, अगर इसकी बात करें तो 3000 या 2900, 2900 किलोमीटर, आप इसको अप्रोक्सीमेट याद रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैकमोहन, बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन, चीन और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तटरेखा, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे अधिक तटरेखा तो आपको पता ही है कि गुजरात का जो तट है वो जो वो सबसे लंबा है। अगर सबसे कम की बात करें तो देखिए गोवा भी यहाँ पे डाला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो गोवा की सबसे कम है, जो कि कभी कभी आपको जो वो देखने को 101 देखा मैंने कहीं पे, या 160 भी कहीं पे लिखा है। तो सबसे कम आप याद रखिए गोवा की है सबसे कम तटीय रेखा, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो वो लगभग 9 राज्य जो वो अपनी 9 राज्यों की तटीय रेखा है। तटीय रेखा का मतलब है कि वहाँ पे जो वो एक साथ एक साइड में समुद्र है, ठीक है। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल लंबाई जो वो तटीय रेखा की, भारत की लंबाई जो वो 7516 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट, आप याद रख सकते हैं इसको। अगर हम बात करें, देखिए जो मेन लैंड है, मेन लैंड उसको बोला गया है जो कि हमारा जो राज्य है। और जो जैसे अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जो वो इस साइड लक्षद्वीप, तो ऐसे जो भी हैं छोटे मोटे, तो उनको जो वो उनकी अलग बताई गई है, और जो मेनलैंड है उसकी अलग है। तो मेनलैंड की तटीय रेखा जो कितनी है 5422, और प्लस प्लस करें अगर उनकी केंद्र शासित प्रदेशों की भी साथ में, जो द्वीप है हमारे, तो उसकी भी साथ में प्लस करें तो 2094 प्लस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा आंकड़ा 7516। तो ऐसे आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।